कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में परिवार सहित कुशल पूर्वक से होंगे और अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। आप सभी अपनी परिश्रमशीलता से अपने विषय ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि में और अधिक वृद्धि करने हेतु भी प्रयासरत होंगे। इसी आशा से मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामा चौड़, आज आपके समक्ष कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रस्तुत कविता सहर्ष स्वीकारा है। कविता के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध को लंबी कविताओं के रूप के लिए जाना जाता है। इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग करते हुए अनेक लंबी कविताएं लिखी थी। चलते हैं जीवन परिचय की ओर। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर सन 1917 मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं चाँद का मुंह टेढ़ा है, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भूरी भूरी खाक धूल एक कविता संग्रह है। यहाँ पर जो कविता प्रस्तुत है सहर्ष स्वीकारा है, इनके इसी काव्य संग्रह से ली गई है। भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी जो कि कथा साहित्य है, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी जो कि एक आलोचना है, भारत, इतिहास और संस्कृति। इस प्रकार साहित्य को अनेक यादगार उपलब्धियां देने के बाद 11 सितंबर सन 1964 ईस्वी में इन्होंने नई दिल्ली में इस शरीर से मुक्ति ली। गजानन माधव मुक्तिबोध एक संकल्प धर्मा कवि के रूप में विख्यात है। इन्हीं के शब्दों में हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा, चेतना का रक्त प्लावित स्वर। कह रहे हैं कि हमारी हार कभी नहीं होगी। यदि हमारी हार होती है तो संकल्प धर्मी जो हमारी चेतना है उसका प्लावित स्वर, रक्त प्लावित यानी कि रक्त से सराबोर जो स्वर होगा वह हमारी हार का बदला लेगा। यानी कि हम पूरी दृढ़ता से उस हार को, अपनी हार को जीत में बदलने के लिए तत्पर रहेंगे। हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा, और हमारे हृदय में जो गुप्त स्वर्ण अक्षर है वह प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। उन्होंने देखा, आपने यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि उनका पूरा जीवन अनेक सामाजिक पारिवारिक संघर्षों में व्यतीत हुआ। 20 वर्ष की छोटी उम्र में मिडिल स्कूल में मास्टरी की, तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी और इन्होंने कुछ समय तक अपनी पाठ्य पुस्तक भी लिखी। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। यानी कि नई हिंदी साहित्य इतिहास में जो नई कविता का युग था उसमें मुक्तिबोध, नई कविता में मुक्तिबोध जी का नाम भी विख्यात या चर्चित है।
इन्होंने अपनी कविता को आम पाठक के लिए कठिन तो बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतरल स्रोत, प्राकृतिक आत्मा का कोई स्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं, बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला जाता है। यह ऊर्जा अनेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों को आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्त बोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधित चिंतन में सक्रिय रहा। अर्थात जो मुक्तिबोध की रचनाएं हैं ऊर्जा से भरी हुई हैं, और एक अंश उसका आलोचनात्मक, कि किस प्रकार से साहित्य होना चाहिए, साहित्य में क्या होना चाहिए, और साहित्य संबंधित चिंतन, साहित्य का विषय क्या होना चाहिए, बार बार साहित्य के चिंतन में रहा। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे, और वे पत्रकार भी थे। इससे पहले एक पूर्व पत्रकार कवि से हम परिचित थे, पढ़ा था, रघुवीर सहाय, कैमरे में बंधा पाई कविता, वहाँ पर भी वो भी एक पत्रकार थे। तो यहाँ पर मुक्तिबोध जी भी एक पत्रकार थे। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है। इन्होंने केवल राजनीतिक विषयों पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, देश से बाहर देश की आर्थिक समस्याओं पर भी लिखा है कि देश की आर्थिक समस्या कैसी है, कि किस प्रकार से सुधर सकती है। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से सुर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। शमशेर बहादुर सिंह ने भी इनके कविता के प्रभाव के संबंध में यह बतलाया है कि इनकी जो कविता है उनकी वह क्या है, अद्भुत संकेतों से भरी हुई है। वह केवल जिज्ञासाओं से क्या है, अस्थिर है, कभी दूर से शोर मचाती, यानी कि वह हमेशा अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम है। हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। उनकी कविताओं में हम अपने आप को चकित होकर देखते हैं और पहले से ज़्यादा पहचानने लगते हैं, अर्थात हमें अपनी पहचान हो चुकी होती है उनकी कविताओं को पढ़कर। यहाँ प्रस्तुत कविता सहर्ष स्वीकारा है मैं कवि ने खुशी खुशी स्वीकार करने। यहाँ कवि ने एक प्रेरणा भी दी है कि किस प्रकार से हमको अपने साथ घटित हो रही दैनिक गतिविधियों, सुख दुख, संघर्ष अवसाद, उठा पटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की बात पर इनकी कविता का विषय हमें प्रेरित करता है। यहाँ पर यह कविता हमें प्रेरित करती है कि हमें क्या है, अपने संघर्ष, सुख दुख का सम्यक भाव से क्या करना चाहिए, धैर्यपूर्वक उसका सामना करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार ही न करना चाहिए बल्कि सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा कि उस तक भी हमको ले जाती है। और कवि को यह प्रेरणा मिली कहाँ से ऐसा करने के लिए, कहाँ से ये स्टार्ट होता है वह भी प्रेरणा बताते हैं कवि। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसे स्वीकार किया था, कुछ इस तरह स्वीकार और आत्मसात किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो आसपास उसके होने का एहसास है। यानी कि उन्होंने जो भी उनका प्रेरणा स्रोत था, आज इस प्रकार से उस प्रेरणा को उन्होंने साक्षात्कार किया था। उस समय उस प्रेरणा को उन्होंने अपने लिए संजोया है कि आज वो उनके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसकी यादों के सहारे वे जीवन को जी रहे हैं। मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही वह खिलता वह चेहरा है। आपने देखा कि जिस प्रकार से मुस्काता चाँद धरती पर रात भर देखता रहता है, उसी प्रकार से मुझे भी तुम्हारा वह मुस्काता चेहरा, तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। यानी कि मुझ पर तो तुम्हारा ही, यानी कि तुम्हारे उस खिलते चेहरे का प्रभाव मुझ पर पड़ा हुआ है। तो आपने देखा खिलता चेहरा,
यहाँ पर कवि ने खुद बताया है, यह एहसास आप्लावनकारी है। आप्लावनकारी, प्लावन यानी कि सराबोर करने में प्रभावशाली है। और कविता का मैं उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उभरकर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गुत्थियाँ सुलझाने में उसकी मदद करेगी। यानी कि उसका जो स्मृति है उसी से वे संसार, इस बड़े बृहत्तर माने बड़े संसार की जितनी गुत्थियाँ हैं, जितनी उलझने हैं, जितनी समस्याएं हैं, जितनी कष्ट है, जितनी पीड़ा है, उन सब का निवारण केवल उन्हीं के सहारे से कर सकता है। वह दिवंगता माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। उन्हें यहाँ कवि ने बताया है कि उसकी पत्नी भी हो सकती है, स्वर्गवासी माँ भी हो सकती है, उसकी प्रेमिका भी हो सकती है, उसकी बहन भी हो सकती है, उसके साथ रहने वाला कोई, उसके साथ रहने वाली कोई उसकी मित्र भी हो सकती है। सहज स्नेह की उष्मा जब विरह में अग्निशिखा से उद्दीप्त हो उठी है, और उसी की सहज स्नेह की उष्मा, उसका प्रेम यह उत्पन्न हो चुका है, जो उसे याद है आज भी, और उसी के सहारे वो इस जीवन आलंबन को जिए जा रहा है। मोह मुक्ति चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चाँद जरा सा ओट हो ले, यानी कि वह अगर उसको लगता है कि वह उस प्रेयसी या उसने उस प्रेरणा की याद उससे हटती है, तो उसको लगता है कि वह उसकी याद उस प्रकार से हटती है जिस प्रकार से चंद्रमा हट जाता है। तो आपने देखा किस प्रकार से सुंदर अभिव्यक्ति यहाँ पर कविता के माध्यम से अपने विचारों, अपने संबंधों को कवि ने दी है। वे फिर कहते हैं, ममता के बादल की मडराती कोमलता क्योंकि भीतर पिराती है। जो ममता के जो बादल हैं, जब हमें किसी के प्रति ममता होती है, कहीं ना कहीं हमारे हृदय पक्ष पर उसकी कोमलता मडराती रहती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, जिस प्रकार से हमें क्या है, ममता के बादल की मडराती कोमलता क्योंकि भीतर पिराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। आपने देखा होगा जब ममता हमारे हृदय में क्या करती है, कहीं ना कहीं समाहित रहती है, और बहलाती सहलाती आत्मीयता, हमारे जो प्रियजन होते हैं उनकी जो आत्मीयता होती है, आत्मीयता, कई प्रियजन इतना प्रेम करते हैं कि वो हमसे सहन भी नहीं हो सकती। आपने अभी काले मेघा पानी दे पाठ में जीजी की आत्मीयता देखा कि किस प्रकार से वो क्या है, उस लेखक से प्रेम करती थी, स्नेह करती थी, और लेखक से वो बर्दाश्त नहीं थी। दृढ़ता और तज्जन्य कठोरता भी, दृढ़ता, मजबूती और तज्जन्य कठोरता, जिसे त्याग दिया जाना चाहिए, वह कठोरता भी बड़े मानव मूल्य हैं। इसलिए भूल जाना भी एक कला है, किसी प्रकार से भूल जाना एक बहुत बड़ी कला है। प्रायः देखा होगा कि किसी को भूलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन एक कला है कि जो भूल गया तो कहीं ना कहीं उस कला को जानता है। हर समय की भावाद्रता भी कमज़ोर करती है। हर समय यदि हम किसी के भावों में दुखी रहेंगे, आर्द्रता माने नमी से दुखी रहेंगे, तो भी हमें क्या करती है, वो कमज़ोर करती है। अतिशय प्रकाश से आँखें चौंधिया जाती हैं, और अतिशय प्रकाश हो तो आँखें चौंधिया जाती हैं। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर यह बतलाया है कि किस प्रकार से वह एक प्रिय के सहारे से अपने जीवन को जीता जा रहा है। आप विद्यार्थी इसे आगे पढ़िएगा, आपकी समझ में आएगा। मैं चलता हूँ कविता वाचन की ओर। यहाँ इस कविता में कवि मुक्तिबोध जी ने यहाँ इस कविता में कवि मुक्तिबोध जी ने
हर स्थिति को सहर्ष खुशी खुशी स्वीकारने की बात पर बल दिया है। कवि ने यहाँ पर यह प्रेरणा भी दी है कि हमें जीवन की कठोरता हो, कैसा ही अवसर हो, कैसी ही परिस्थिति हो, कैसा ही दुख हो, उसे धैर्य के साथ समभाव से सहन करना चाहिए। और हमारे इस जीवन में कवि ने यह बताया है, किसी न किसी की याद का सहारा ऐसा होता है जिसकी याद के सहारे से हम इस जीवन को जीते जाते हैं। कवि ने यहाँ पर अपनी प्रिय के सानिध्य, उसके स्मृति के प्रभाव को स्पष्ट कर यह बतलाया है कि उसके प्रभाव से उसका यह जीवन संचालित हो रहा है और इस जीवन की सारी कठिनता, जटिलता को वह उसी सहारे से जीना चाहता है। कवि ने यहाँ पर यह भी बतलाया है कि उस प्रिय की याद कहीं न कहीं उसे उसके कार्य में अति अधिक याद आने के कारण भावावेग, भाव आर्द्रता के कारण कहीं न कहीं उसे कमज़ोर भी कर दे रहा है। इस प्रकार से उसे शक्ति मिलती है, किस प्रकार से उसको कमज़ोरी मिलती है, अनेक मार्मिक पक्षों का वर्णन करते हुए कवि ने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हमें हर स्थिति को सहर्ष स्वीकार करने की बात पर बल दिया है। चलते हैं कविता वाचन की ओर। आप सभी विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तकों में देखेंगे, सहर्ष स्वीकारा है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी अपलक जागृत है, अपलग है, जो कुछ भी जागृत है, अपलग है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह तुम मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिरोती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, कुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव
है सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हें प्यारा है। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ कवि मुक्तिबोध जी ने मुक्त छंद का प्रयोग कर इस कविता के माध्यम से हमें स्नेह की पराकाष्ठा, स्नेह के प्रभाव, स्नेह के कारण उपजी कमजोरी, स्नेह की शक्ति को प्रदर्शित कर अपने भावों को सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इसका स्ववाचन करेंगे।